देखो नेक्स्ट जो है ये तुम्हारा एटवर्ड मशीन बोलते हैं इसको, एटवर्ड मशीन। ये रिजल्ट याद रखो, डायरेक्ट ये रिजल्ट याद रखो, डायरेक्ट इस रिजल्ट पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन होगा वो फटाफट बन जाएगा। कभी भी एक सिंगल पुल्ली हो अगर और उस पर 2 ब्लॉक्स अगर लगे हो तो उस केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है। तो आप ऐसा ही तुरंत इमेजिनेशन करो, m2g नीचे m1g नीचे, तो m2g माइनस m1g डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो क्या लिखेंगे, m2g माइनस m1g अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम m1 प्लस m2। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट आप याद रख सकते हो। सेकंड थिंग, इसमें टेंशन निकालना अगर है तो टेंशन निकालने के बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताया है कि एम टेंशन निकालना अगर है ए एक्सेलरेशन से अगर ये नीचे आ रहा है तो टेंशन की वैल्यू डायरेक्टली यू कैन से दैट m2 इंटू जी माइनस ए जी इफेक्टिव। आप इससे भी निकाल सकते हो या डायरेक्ट आप इसका रिजल्ट याद रखना चाहते हो तो रिजल्ट याद रख सकते हो 2m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। अब देखो रिजल्ट क्यों मैं बता रहा हूँ आपको याद रखने के लिए, क्योंकि रिजल्ट याद रखने से बहुत फ़ायदा है। फ़ायदा कैसे है आपको सिखाता हूँ मैं। राइट नाउ जो ऑब्जर्वर देख रहा है इसको, उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये पुल्ली ये फिक्स्ड है, यानी कि रेस्ट में है। और सिर्फ m1 m2 जो है लगातार मोशन कर रहे हैं, मतलब m2 नीचे आ रहा है m1 ऊपर जा रहा है। पुल्ली जो है उसके रिस्पेक्ट में, यानी कि इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पुल्ली क्या है, रेस्ट में है। सेम कंडीशन अब देखो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो उस केस में कैसे आपको हैंडल करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि इस पूरे सिस्टम को एक लिफ्ट के अंदर रख दिया गया और उस लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है। जस्ट मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आपको एग्जाम्पल दुनिया भर के मिल जाएंगे आपको कहीं पे भी, और ये अच्छा क्वेश्चन कहलाता है। अब जैसा मान लो कि इसके अंदर एक आउटपुट मशीन जो है रखा गया, ये m1 मास का है और ये m2 मास का है। तरीका देखो अच्छे से, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। पहले ये इस केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ए एक्सेलरेशन से ऊपर नहीं जा रहा था, रेस्ट में था। यानी कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर फुल्ली रेस्ट में हो तो आंसर ऐसा आएगा। और अगर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर ये ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो एक काम करो, ऑब्जर्वर को लेकर के चले जाओ उसके अंदर। किसके अंदर, लिफ्ट के अंदर। जब वो लिफ्ट के अंदर जाएगा तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में लिफ्ट क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तो इसमें लिफ्ट अगर रेस्ट में रहेगा तो लिफ्ट के साथ जुड़ा हुआ हर चीज़ यानी कि पुल्ली भी क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। सो पुल्ली अगर रेस्ट में है इसके रिस्पेक्ट में तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो देखेगा और ये ऑब्जर्वर जो देख रहा था, क्या वो दोनों सेम तरीके का सीन हो जाएगा, राइट। तो हम बोलेंगे कि इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जैसा काम कर रहा था इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वैसा ही काम करेगा, लेकिन थोड़ा सा जो है फॉर्मूला बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, तो जो ए है यानी कि एक्सेलरेशन है, ये जो देखेगा एक्सेलरेशन राइट नाउ, इस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलेंगे रिलेटिव एक्सेलरेशन। देखो ना, जाहिर सी बात है कि वो ऑब्जर्वर क्या है, इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे इसके पास एक्सेलरेशन आ चुका है। अगर एक्सेलरेशन आ चुका है किसी ऑब्जर्वर के पास तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल। और जब नॉन इनर्शियल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालते हैं। ये जो भी देखेगा वो रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा। लेट्स से दैट ये रिलेटिव एक्सेलरेशन उससे ऊपर जा रहा है और ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो ये रिलेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं अगर ये फार्मूला अगर आपको याद है तो, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव का बहुत ज़्यादा महत्व है बेटा। सो m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी इफेक्टिव अगर हम यूज़ करते हैं यहाँ पे ऊपर की ओर, अगर लिफ्ट अगर जा रहा है ऊपर का एक्सेलरेशन, लिफ्ट में ऊपर का एक्सेलरेशन अगर है तो जी प्लस ए यूज़ करेंगे, नीचे का एक्सेलरेशन अगर है तो जी माइनस ए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जी प्लस ए। सिमिलरली ए रिलेटिव की जगह अगर हम टेंशन की वैल्यू भी अगर निकालते हैं तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला को मॉडिफाई वर्जन में यूज़ कर सकते हैं, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी इफेक्टिव जी प्लस ए। अब टेंशन निकल गया, ए रिलेटिव की वैल्यू निकल गई। अब अगर आपको पूछा गया कि m1 की वैल्यू कितनी है, m2 की वैल्यू कितनी है, या मान लीजिए आपको यहाँ पे ये जो रोप लगा हुआ है इस रोप की जगह आपको एक स्प्रिंग लगा दिया जाए और पूछा जाए कि स्प्रिंग बैलेंस कितना रीडिंग शो करेगा। किसी भी तरह का सवाल अगर पूछा जाए तो हर सवाल का जवाब दे सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे टेंशन की वैल्यू कितनी है, टी ना। सो देखो यहाँ पर टेंशन की वैल्यू टी हो जाएगी, यहाँ पे भी टेंशन की वैल्यू टी हो जाएगी। तो ये टी और टी दोनों मिलकर के यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2t। यानी कि यहाँ पे अगर स्प्रिंग को अगर यूज़ करते हैं हम लोग तो वहाँ पे टेंशन की वैल्यू हो जाएंगी 2t। यानी कि स्प्रिंग में टेंशन शो करेगा 2 इंटू टी। टी का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है आपने, जस्ट उसका डबल कर दीजिए, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग निकल के आ जाएंगी। सिमिलरली अगर मान लो A1 का एक्सेलरेशन निकालना है तो आपको क्या मालूम है, ये जो ऑब्जर्वर है उसने क्या बोला कि ए रिलेटिव से ऊपर जा रहा है ना। ये तो ऑब्जर्वर का खुद का एक्सेलरेशन कितना है, तो ए है। तो कैन आई से दैट A1 अगर निकालना है तो जो इसने बोला है ए रिलेटिव ऊपर की ओर प्लस प्लस खुद का ऑब्जर्वर का जो एक्सेलरेशन है वो किधर की ओर है, ऊपर की ओर है। सो प्लस ए कर दो। उसी तरह से अगर हम A2 निकालते हैं अगर, तो अगर मान लीजिए ए रिलेटिव
ए रिलेटिव जो ये देखेगा वो क्या होगा, ये नीचे की ओर होगा और खुद का एक्सेलरेशन किधर की ओर है, ऊपर की ओर है। सो आई कैन से दैट माइनस ए रिलेटिव एंड प्लस ए, दैट्स इट, सिंपल। तो सिंपल थिंग हम लोग करेंगे, A1 A2 की वैल्यू आपके सामने निकल के आ जाएंगी। अब कोई भी बुक में तुम देखना, कोई डेटा ले लेना और डेटा लेने के बाद आप ये पूरा कैलकुलेट करके देखना, आपको तुरंत आंसर निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे आएगा ही नहीं। ओके, शायद आपके टेस्ट में भी होगा। देखो यहाँ पे नेक्स्ट इस तरह का क्वेश्चन अगर रहेगा, फाइंड रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग। अभी तुरंत मैंने बताया आपको कि अगर ऐसे सिचुएशन में अगर तुम देखोगे तो टेंशन तुम्हारे लिए बहुत आसान है निकालना। 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, क्योंकि ये रेस्ट में है। लिफ्ट अगर रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लेना आप, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। यहाँ पे अगर ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जाता तो g प्लस a हो जाता, a एक्सेलरेशन से नीचे आता तो g माइनस a हो जाता। ये सारी चीज़ें आपको खुद ही करना है अभी। फाइंड रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग, तो लेकिन स्प्रिंग का रीडिंग पूछा है आपसे। सोचो आप अगर टेंशन t निकाल लोगे तो ये भी t होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2t, और अगर मास के टर्म में देना है तो 2t की वैल्यू को g से डिवाइड कर देना, रीडिंग निकल के आ जाएंगे आपको मास के टर्म में, जो मैंने इससे पहले भी बताया था इस तरह का कहानी। नेक्स्ट है फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। इस तरह का सिस्टम रहेगा, जो सिस्टम जो है देखो, ये सिस्टम तो ऐसा दिया हुआ है यहाँ पे 10 kg और 5 kg। कभी कभी क्या रहता है कि ये सिस्टम इस तरह से दिया रहता है, लिसन केयरफुली, ये एंगल थीटा और ये भी एंगल थीटा, और यहाँ पे मास है m, यहाँ भी मास m है, और एक पुल्ली के मदद से जो है इसको बांधा गया है। अब तुम मुझे बताओ क्या ये ब्लॉक का सिस्टम चलेगा? तो चलने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि अलोंग द स्ट्रिंग, मैंने पहले बताया आपको कि अलोंग द स्ट्रिंग जो है फोर्स के कंपोनेंट्स को ब्रेक कर लो आप। तो यहाँ पे देख लीजिए अलोंग द स्ट्रिंग जो है यहाँ पे फोर्स का कंपोनेंट कितना होगा, mg साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे एंगल थीटा है और यहाँ पे भी एंगल थीटा है, ये भी इंक्लाइन थीटा एंगल पे है, तो ये भी हो जाएगा mg साइन थीटा। अब तुम देखोगे अगर तो अलोंग द स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है उसके अलोंग ये mg साइन थीटा से नीचे पुल कर रहा है, अपोजिंग भी mg साइन थीटा है, तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो उस केस में हम बोलेंगे कि दोनों का मास अगर सेम है अगर, तो उस केस में ये ब्लॉक अपनी जगह से नहीं हिलेगा, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। बट क्या होगा कि अगर ये थीटा 1 हो जाए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 37 डिग्री ले लेता हूँ और यहाँ पे 53 डिग्री ले लेता हूँ, तो अगर ये 37 तो ये 37 हो जाएगा, थीटा की जगह 37 हो जाएगा, और यहाँ पे थीटा की जगह 53 हो जाएगा। अब तुम सोचो साइन 53 की वैल्यू ज़्यादा होती है तो ये ज़्यादा फोर्स हो जाएगा और ये कम फोर्स हो जाएगा, यानी कि अपोजिंग फोर्स कम होगा, पुलिंग फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, तो नेट फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट होगा। एंड देन आई कैन से दैट कि यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू भी कैलकुलेट होकर आएंगी, mg साइन 53 माइनस mg साइन 37 डिवाइड बाई टोटल मास कितनी है 2m। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, बट आप इस तरह क्वेश्चंस को बहुत आसान तरीके से हैंडल कर सकते हैं, जो मैंने आपको बोला है सोचने के लिए। जिस तरीके से साइन 37 डिवाइड बाई टोटल मास कितना हो जाएगा 2m, क्योंकि कभी कभी बच्चों को क्या फील होता है कि यहाँ पे दोनों जगह मास अगर सेम है तो मूव नहीं करेगा, बट ये सच नहीं है। ये किस पर डिपेंड करता है, एंगल पे। अगर एंगल भी अगर सेम रहेगा तो मूव नहीं करेगा, बट अगर एंगल सेम नहीं है तो ऑब्वियस बात है वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा, जिसका mg साइन थीटा का कंपोनेंट ज़्यादा होगा उधर की ओर मूव करना चालू कर देगा विद एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वैल्यू इतनी निकल के आ जाएंगी। अब अगर टेंशन निकालना है तो टेंशन निकालने के लिए दो तरीके हैं, या तो फिर तुम m इंटू जी इफेक्टिव का इस्तेमाल करो, लेकिन जी इफेक्टिव का इस्तेमाल करते वक्त यहाँ पे जी साइन थीटा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड आपको दिखेगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, m इंटू जी इफेक्टिव का इस्तेमाल तब करना जब वो वर्टिकल मोशन हो। राइट नाउ ये वर्टिकल मोशन एग्जैक्टली नहीं है, तो इस केस में आसान तरीका क्या होता है कि आप यहाँ पे टेंशन ले लीजिए, यहाँ पे एक्सेलरेशन आपको पता है, आप क्या कीजिए यहाँ फटाफट इक्वेशन लिख लीजिए, इक्वेशन mg साइन थीटा यानी कि साइन 53 माइनस टेंशन, दिस इज इक्वल टू m इंटू ए, और यहाँ से a की वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए। ये जिस तरह के तरीके से मैंने बताया आपको सेम तरीका यहाँ पे भी इस्तेमाल करना है। 10 kg का ब्लॉक है, 5 kg का ब्लॉक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा mg मतलब 100 साइन 53, साइन 53 का वैल्यू कितना होता है तो 4/5। आप इसको कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा आई थिंक सो 80 न्यूटन, एंड 5 को अगर करोगे ब्रेक अगर तो ये हो जाएगा 50 इंटू साइन 37, साइन 37 की वैल्यू हो जाएंगी 3/5, एंड यहाँ से आ जाएगा 30 न्यूटन। सो 30 न्यूटन से ये नीचे पुल करने की कोशिश कर रही है 80 न्यूटन से, ऑब्वियस बात है 80 न्यूटन ज़्यादा हाई वैल्यू ऑफ फोर्स है, तो 80 माइनस 30, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएंगी 50 अपॉन अलोंग द स्ट्रिंग हो गया, और टोटल मास कितना हो गया 15, 50 अपॉन 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
अगर टेंशन की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है तो किसी भी एक ब्लॉक से टेंशन निकाल लो, क्योंकि सेम ही रोप है तो टेंशन की वैल्यू दोनों जगह सेम रहेंगी। तो कैन आई से दैट सिंपली टेंशन की वैल्यू निकालने के लिए आई कैन यूज़ दिस, यहाँ पे एक्सेलरेशन ये नीचे की ओर है, ये ऊपर की ओर है। सो आई कैन से दैट टेंशन का वैल्यू ज़्यादा होगा, टेंशन माइनस 30 दिस इज इक्वल टू m इंटू ए, m इंटू ए 50/15। इसको सॉल्व कर लेना, टेंशन की वैल्यू आपको यहाँ से निकल के आ जाएंगी। सो आई थिंक सो इस तरह के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। एक्सेलरेशन निकालना है तो कैसे निकालना है, टेंशन निकालना है तो कैसे निकालना है, शॉर्टकट के साथ मैंने बता दिया आपको, आप बस प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिकली आपको बन जाएगा इस तरह का क्वेश्चन। अब देखो ये वाला बोला क्या है कि इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है। सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए नेट फोर्स की वैल्यू 0 होना चाहिए, सच्चाई है ये। अब तुम देखो यहाँ पे ये पूछा गया है फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। 2.8 kg का मास यहाँ पे अटैच किया गया है। 2.8 kg का मास अगर देखें तो ग्रेविटी का जो फोर्स लगेगा 28 न्यूटन, जिसकी वजह से ये नीचे आना चाहेगा। तो आपको पूछा गया है कि इस सिस्टम पे हम कितना फोर्स यहाँ पे लगाएंगे ताकि ये नीचे ना आ पाए और ये इक्विलिब्रियम मेंटेन कर पाए। तो हमने डायरेक्ट फोर्स लगाया है कितना, F। तो अगर हम डायरेक्ट फोर्स लगाते हैं F तो आपको भी मालूम है कि वो टेंशन के रूप में काउंट किया जाता है। ये F तो यहाँ पे देखिए ये सेम रोप है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी हो जाएगा F। ये F और ये F दोनों मिल करके यहाँ पे कितना क्रिएट कर देगा बेटा, 2F, है ना। नेट फोर्स की वैल्यू ऐड हो जाएंगी ना, F प्लस F 2F हो जाएंगी। ये 2F है तो यहाँ पे देखिए ये भी 2F हो जाएगा, और ये 2F दोनों मिल करके कितना हो जाएगा, ये 4F बन जाएगा। अगर ये 4F है तो ये भी क्या हो जाएगा, 4F हो जाएगा, और ये दोनों 4F मिल करके ये 8F हो जाएगा। हालांकि उससे अपने को मतलब है नहीं, बट अगर कोई पूछे अगर यहाँ पे कितना होना चाहिए तो 8F वैल्यू आना चाहिए। नेक्स्ट, ये वाला जो स्ट्रिंग है वो कितना फोर्स डेवलप कर रहा है, 4F। ये वाला स्ट्रिंग कितना फोर्स डेवलप कर रहा है, 2F। और ये वाली जो स्ट्रिंग है वो कितना फोर्स डेवलप कर रहा है, F। यानी कि ये तीनों फोर्स मिलकर के इसको ट्राई कर रहा है बैलेंस करने का। कितने न्यूटन का फोर्स, 28 न्यूटन का फोर्स। कैन आई से दैट सिंपली कि फॉर इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है तो एक सिंगल लाइन क्या लिख सकते हैं, 4F प्लस 2F प्लस F, यानी कि टोटल 7F की जो फोर्स है वो बैलेंस किससे होगी, 7F की जो फोर्स है वो बैलेंस होगी 28 न्यूटन से। सो 7 4 जा 28 न्यूटन, यानी कि फोर्स की वैल्यू 4 न्यूटन आएगी। यानी कि जस्ट हम 4 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो 28 न्यूटन के जो फोर्स का जो वेट है उसको हम लोग नलीफाई कर सकते हैं, सिंपली 4 न्यूटन। ओके, सो रिमेंबर दिस फैक्ट जो मैंने आपको बताया। इस तरीके से जो है यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि डायरेक्ट फोर्स अगर हम कभी भी लगाएंगे अगर किसी भी स्ट्रिंग को तो वो टेंशन के रूप में काउंट होगा। अगर ये टेंशन TT है तो उसके ऊपर वाला जो टेंशन होगा जो नेक्स्ट पुल्ली के लिए वो 2T बन जाएगा। तो ये 2T तो नेक्स्ट पुल्ली के लिए 4T बन जाएगा, 40 नेक्स्ट पुल्ली के लिए 80 बन जाएगा, एंड सो ऑन काउंट होता है। क्योंकि पुल्ली जो है मासलेस होता है, पुल्ली पे नेट फोर्स जो है पुल्ली किसी भी पुल्ली पे अगर तुम देखोगे पुल्ली पे अगर तो नेट फोर्स का जो वैल्यू आएगा, दिस मीन्स आई कैन से दैट अगर ये T है और ये तुम्हारा T डैश है अगर, तो नेट फोर्स की वैल्यू 0 होंगी। क्योंकि पुल्ली जो है वो मासलेस काउंट कर रहे हैं हम लोग, तो मासलेस काउंट करेंगे तो T डैश माइनस 2T मस्ट बी इक्वल टू मासलेस है, तो उसकी मास की वैल्यू 0 हो जाएंगी। वॉट एवर द एक्सेलरेशन डजंट मैटर, मास की वैल्यू अगर 0 है तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। सो आई कैन डायरेक्टली से दैट T डैश मस्ट बी इक्वल टू 2T। सो छोटी छोटी बातें मैंने बताया अभी आपको, ये छोटी छोटी बातें याद रखो ताकि आगे के क्वेश्चन जो है आराम से सॉल्व हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये 72 न्यूटन का, अगर वो छोटी सी बात अगर आपको याद है अगर, तो 72 न्यूटन का अगर मैंने फोर्स लगाया तो देखो यहाँ पे भी रोप है और यहाँ पे भी रोप है। क्या हम बोल सकते हैं ये 72 न्यूटन का फोर्स एग्जैक्टली 36 न्यूटन में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 36 प्लस 36 72 आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे पुली जो है वो मासलेस है तो 36 न्यूटन ऊपर भी लगेगा और 36 न्यूटन नीचे भी लगेगा। बोला गया है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक, 4 kg ब्लॉक पे एक ही फोर्स लग रहा है 36 न्यूटन। तो इस तरह क्वेश्चन को आराम से हैंडल किया सकता है। 36 न्यूटन अपॉन 4 दिस इज इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसका एक्सेलरेशन आ जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब क्वेश्चन अगर ऐसा रहेगा तो मैंने आपको एक ही मूल मंत्र सिखाया है पुली वाले क्वेश्चन के लिए कि अलोंग द स्ट्रिंग सारे फोर्सेस को ब्रेक कर लो। चलो ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग के अलोंग ये वाला फोर्स कितना आ जाएगा 20 न्यूटन। ये स्ट्रिंग है, इसके अलोंग कोई फोर्स है ही नहीं अपने पास, तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हुई, कोई अपोजिंग फोर्स है ही नहीं, नेट फोर्स की वैल्यू हो गई 20। तो आई कैन सिंपली से दैट नेट फोर्स 20 डिवाइड बाय 3 + 2 टोटल मास ऑफ द सिस्टम 5। सो आई कैन से दैट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से वो नीचे की ओर गिरना चालू होगा, यानी कि राइट में मूव करना चालू करेगा।
फिर क्या बात है, टेंशन पूछा गया अगर आपको, तो टेंशन अगर पूछा गया तो यहाँ पर टेंशन निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल है। कैसे निकालेगा टेंशन, आपको ही पता है। यहाँ पे 2 kg का ब्लॉक है, 2 kg का ब्लॉक अगर वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर मोशन कर रहा है तो m इंटू जी इफेक्टिव, जी माइनस ए, m की वैल्यू 2, g 10 और a की वैल्यू आया 4, 10 माइनस 4 6 हो जाएगा, 6 इंटू 2 12 न्यूटन। सिंपली यू कैन से दैट 12 न्यूटन का फोर्स लगेगा। 12 न्यूटन का जो है यहाँ पर टेंशन क्रिएट होगा। क्या हम बोल सकते हैं 12 न्यूटन का टेंशन यहाँ भी क्रिएट होगा। अब इस पुल्ली के बारे में सोचो, क्योंकि आपको ये पुली पे पूछा गया है, नेट फोर्स ऑन पुली। सो पुली पे अगर नेट फोर्स पूछा गया तो पुली को पहले निकाल लीजिए। इस पुली पे 2 फोर्स लगने वाले हैं, एक देखो यहाँ पे, एक लेफ्ट में टेंशन लगने वाला है और एक नीचे टेंशन लगने वाला है। तो जब पुली पे नेट फोर्स पूछा जाए तो पुली पे जितने फोर्स लग रहे हैं राइट नाउ, वो सारे फोर्स को कैलकुलेट करना है और उसका वेक्टर सम करना है। सो यहाँ पर टेंशन दोनों के बीच में एंगल कितनी है, 90 डिग्री। सो आई कैन डायरेक्टली से दैट कि नेट जो फोर्स लगने वाला है पुली पे, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, नथिंग बट रूट 2 इंटू टी। सो टेंशन की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया, उसको रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 रूट 2 न्यूटन। दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पुली। पुली पे नेट फोर्स की वैल्यू निकल के आ जाएंगी। इस तरह से मल्टीपल सवाल में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नेट फोर्स ऑन द पुली कितना होगा, तो आप टेंशन की वैल्यू निकाल लीजिए और उस पर नेट फोर्स की वैल्यू निकाल लीजिए, ऑटोमेटिकली यू कैन फाइंड द आंसर। ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पे देखो ये सारे कनेक्टेड है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा बोला गया है कि यहाँ पे कैपिटल एम मास का जो है बॉडी को हैंग, कैपिटल एम मास की बॉडी को हैंग किया गया है और छोटे छोटे स्मॉल एम के एन पार्ट्स में एन डब्बों को कनेक्ट किया गया है एक दूसरे से। बोला गया टेंशन इन एनथ मास, इस एनथ मास में कितना टेंशन होगा। जहाँ पर टेंशन निकालना वहाँ पे कट करना बताया था मैंने आपको। कट करने का यहाँ पर टेंशन की वैल्यू डायरेक्ट आप लिख सकते हो, टी इज इक्वल टू एम इंटू ए। हाउ यू कैन फाइंड ए निकालने का तरीका क्या बताया था मैंने आपको, पूरे को एक सिस्टम मान लो, अलोंग द स्ट्रिंग फोर्सेस को ब्रेक कर लो, एम इंटू जी, कैपिटल एम इंटू जी, और यहाँ इसके अलोंग तो कोई फोर्स होगा ही नहीं। सो यहाँ पर डायरेक्टली आई कैन से दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। एक मास कैपिटल एम हो गया और इस तरह के छोटे छोटे कितने मास हैं, एन टाइम्स है। सो एन टाइम्स स्मॉल एम, यानी कि आप इससे निकाल लोगे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दो इसमें, ऑटोमेटिकली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन। सो ऐसे कोई भी डब्बे के पास अगर टेंशन पूछा जाए, आप किसी भी डब्बे के पास टेंशन लिख सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट अगर कोई पूछे अगर कि यहाँ का टेंशन कितना है, तो यहाँ का टेंशन अगर लिखना है तो आप इस ब्लॉक को छोड़ दो, इसके अलावा कितने ब्लॉक्स है अपने पास, n-1। तो क्या लिखेंगे टेंशन यहाँ का P डैश, दिस इज इक्वल टू n-1 ब्लॉक, यानी कि n-1 इंटू m, ये टोटल मास ऑफ द सिस्टम हो गया जो कि ये वाला पार्ट है, इंटू ए कहाँ से लाएंगे, तो ये ए तो ऑलरेडी मेरे पास है, यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ का टेंशन निकल के आ जाएगा। किसी भी पॉइंट का टेंशन पूछा जाए, आप किसी भी पॉइंट का टेंशन निकालते वक्त तो उसको ब्रेक कर लीजिए पहले 2 पार्ट में, और जो रेस्ट पार्ट है, यानी कि जो पार्ट आपने पार्ट 1 ब्रेक किया है, उस पार्ट 1 का मास लिखिए, उसको एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कीजिए, ऑटोमेटिकली कैन गेट द आंसर। मुझे लगता है इस तरह क्वेश्चन आपको समझ में आने लगा है। नेक्स्ट है स्प्रिंग बेस्ड प्रॉब्लम्स। ये तो सबसे खास प्रॉब्लम्स होता है स्प्रिंग बेस्ड, आपको भी मालूम होगा। इसका और ज़्यादा अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कशन करेंगे वर्क एनर्जी पावर में। ठीक है, फिलहाल तो अभी बेसिक बातें सीख लेते हैं। 2 तरह का स्प्रिंग जो है आपको देखने को मिलेगा, एक मिलेगा हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग और एक मिलेगा वर्टिकल स्प्रिंग। वर्टिकल स्प्रिंग को हैंडल करने का तरीका क्या है, हॉरिजॉन्टल का क्या है तरीका, सुन लीजिए। यहाँ पे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर हम इलोंगेट करने की कोशिश करेंगे, लेट्स से दैट मैंने इलोंगेट किया कितना x, तो देखो यहाँ पे स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स जनरेट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स, Fs से डिनोट करते हैं, और स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू होती है k इंटू एक्स, जहाँ पे x इलोंगेशन हो गया, ये x जो है नेचुरल पोजिशन से इलोंगेशन हुआ, ओके, और k जो है उसको बोलते हैं हम लोग स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। दिस वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। सो k इंटू एक्स फोर्स जो है पीछे की ओर लगेगा। अब ये जो स्प्रिंग तुमको राइट नाउ दिख रहा है ना, ये स्प्रिंग बेसिकली ऐसा है, यानी कि इलोंगेटेड है, और इलोंगेटेड स्प्रिंग पे जो फोर्स लगता है वो समथिंग ऐसा, अगर यहाँ पे F लग रहा है अगर, तो यहाँ पे भी F लगेगा, क्योंकि हम लोग जो बात कर रहे हैं राइट नाउ वो मासलेस स्प्रिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो जितने भी मासलेस स्प्रिंग होते हैं उसके दोनों ही एंड पॉइंट्स पे जो फोर्स की वैल्यू होती है इक्वल एंड अपोजिट होगी, अदरवाइज नेट फोर्स की वैल्यू 0 नहीं आ पाएगी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मासलेस जितने भी स्प्रिंग होते हैं उस पर नेट फोर्स कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। सो दैट्स वाई अगर फोर्स यहाँ पे राइट में लग रहा है अगर, तो यहाँ पे लेफ्ट में लगेगा। ऐसे कंडीशन में कभी भी स्प्रिंग पाया गया तो आप समझिए कि वो स्प्रिंग जो है वो एक्सटेंडेड है, यानी कि उसमें इलोंगेशन हो चुका है। और कभी भी स्प्रिंग अगर इस तरह से पाया गया, अगर आपको लेट्स से दैट लाइक दिस, यानी कि कंप्रेस्ड फॉर्म में, दिस मीन्स आप समझिए कि स्प्रिंग पे एक फोर्स लगा होगा ऐसा और ये एक फोर्स लगा होगा इस तरह से। जब ये इस तरह के स्ट्रक्चर में पाया जाएगा, दबा हुआ स्ट्रक्चर में पाया जाएगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कंप्रेशन।
कंप्रेसिव स्टेट। सो दो तरह का स्टेट होता है, आपको स्टेट भी ध्यान से समझना है कि कब कंप्रेसिव स्टेट होता है। कभी कभी सवाल में ये भी पूछ दिया जाता है कि राइट नाउ जो सिचुएशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो कंप्रेसिव है, राइट नाउ जो सिचुएशन प्रोवाइड किया जा रहा है वो कंप्रेसिव है कि इलोंगेशन है उसमें, ठीक है। सो आपको दोनों तरह का बात आपको समझ में आना चाहिए कि कब इलोंगेशन होगा कब कंप्रेशन होगा। k इंटू एक्स उसका अमाउंट होगा। कभी कभी x की वैल्यू पूछ लिया जाता है कि इलोंगेशन कितना, तो स्प्रिंग फोर्स निकाल लीजिए। स्प्रिंग फोर्स कुछ नहीं है बल्कि इसके अंदर टेंशन फोर्स है। जैसे आपने स्ट्रिंग में टेंशन निकाला था ना, बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पे स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स निकालिए आप। स्प्रिंग फोर्स को k से डिवाइड कीजिएगा, इलोंगेशन की वैल्यू निकल के आ जाएंगी। देखो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल की बात थी। वर्टिकल में क्या होगा, वर्टिकल स्प्रिंग रखा मैंने, मासलेस स्प्रिंग है, इलोंगेशन का कोई चांस नहीं है राइट नाउ। लेकिन जैसे ही मैंने मास अटैच किया तो इलोंगेशन हो जाएगा। और इलोंगेशन अगर हो जाएगा, लेट्स से दैट एक्स इलोंगेशन हुआ अगर, तो कैन आई से दैट कि एफ एस दिस इज इक्वल टू के इंटू एक्स, इक्विलिब्रियम पोजिशन की बात कर रहा हूँ, एम इंटू जी। तो मास जो है यानी कि ग्रेविटी का जो फोर्स है वो बैलेंस कौन करेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बैलेंस कौन करेगा बेटा। सो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अगर देखोगे तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, ग्रेविटी नीचे की ओर लग रहा है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल के आएंगी एम जी बाई के। क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो एक्स है जो नेचुरल पोजीशन से लेंथ आया है वो इलोंगेशन कितना है, एम जी बाई के। क्या हम बोल सकते हैं कि एम जी को यू कैन सिंपली से दैट एम जी को बोल सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स, जो कि राइट नाउ ग्रेविटी का रोल प्ले कर रही है, लाइक दिस। अब यहाँ कोई m की जगह m प्लस एम डैश रख दे अगर, तो यहाँ पे टोटल मास जो है, जो टोटल मास होगा वो टोटल मास यहाँ पे m की जगह क्या आ जाएगा, m प्लस एम डैश आ जाएगा एंड समथिंग लाइक दिस। एलोंगेशन की वैल्यू बढ़ जाएंगी, कितनी हो जाएगी, m प्लस एम डैश इंटू जी अपॉन के, ये x डैश आ जाएगा, ये एलोंगेशन फाइनल। तो आप समझिए कि जैसे जैसे हम मास इस पर अटैच करते जाते हैं वैसे वैसे एलोंगेशन उसकी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो एलोंगेशन की वैल्यू डायरेक्ट फार्मूला याद रखो आप, एक्सटर्नल फोर्स अपॉन के करके होता है। अगर हॉरिजेंटल में भी अगर मैं बात करूँ अगर कि हॉरिजेंटल अगर स्प्रिंग रखा हुआ था, जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट में अगर अप्लाई कर दिया गया है, तो तुम समझो इस बात को कि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में अप्लाई करने से एक नेट फोर्स जो है राइट में लगेगा, कितना लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू आ जाएंगी चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे इलोंगेशन जो निकल के आएगा वो इलोंगेशन की वैल्यू आ जाएंगी एक्सटर्नल फोर्स अपॉन के। तो डायरेक्टली यू कैन से क्यू ई अपॉन के। सो इस तरह से इलोंगेशन जो है आपको ध्यान रखना है। इलोंगेशन तब अकर करेगा जब एक्सटर्नल फोर्स वहाँ पे प्रेजेंट होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देती है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको कि वर्टिकल पोजीशन में अगर स्प्रिंग अगर रखा हुआ है तो ग्रेविटी की वजह से ऑटोमेटिकली इलोंगेशन आएगा। बट हॉरिजेंटल पोजीशन में अगर रखा हुआ है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, अदरवाइज ऑटोमेटिकली ये इलोंगेट नहीं करेगा। एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो ऑटोमेटिकली तब जाकर के इलोंगेट करेगा, तब उसकी वैल्यू होगी x इजिकल टू एफ बाई के। सो आपको करना क्या है इस चैप्टर में, खासकर स्प्रिंग में टेंशन की वैल्यू निकालनी है। स्प्रिंग में टेंशन की वैल्यू निकालिए, वही टेंशन स्प्रिंग फोर्स कहलाएगा और उसको इक्वेट कीजिए k इंटू एक्स से। k की वैल्यू प्रोवाइड की रहेंगी, x की वैल्यू इलोंगेशन आपको निकाल के बताना रहेगा। ओके, देखिए क्वेश्चन किस तरह का आता है। जैसे राइट नाउ ये क्वेश्चन मैंने दिया अगर आपको, तो ये क्वेश्चन दिया, इसमें मैंने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जो है लिफ्ट को ऊपर भी ले गए। तो इस तरह क्वेश्चंस को सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या करना है, अपने को टेंशन निकालना है। टेंशन निकालने का तरीका 1000 बार सिखा चुका हूँ, अब डायरेक्ट मैं आंसर बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पे टेंशन निकालना है तो क्या इसके नीचे हैंगिंग जो ब्लॉक है उसका मास कितना है 5। जी इफेक्टिव की वैल्यू लिखना है तो मुझे जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या लिखेंगे, 10 + 2 लिखेंगे क्योंकि वो ऊपर की ओर जा रहा है। सो यहाँ पे 12 यानी कि 60 न्यूटन का फोर्स डायरेक्ट आ गया। अब ये स्प्रिंग के अंदर, जैसे मैं यहाँ पे एक स्प्रिंग बना रहा हूँ, अगर मैंने बोला कि 60 न्यूटन का टेंशन फोर्स अगर है, 60 न्यूटन का स्प्रिंग फोर्स है, तो कितना इलोंगेशन हुआ होगा। तो डायरेक्टली आई कैन से इलोंगेशन इज इक्वल टू होता है फोर्स यानी कि स्प्रिंग फोर्स अपॉन के। स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी आई 60 और के की वैल्यू कितनी दी हुई है 100 न्यूटन पर मीटर। तो 100 न्यूटन पर मीटर से आप डिवाइड करोगे, एक्स की वैल्यू आ जाएंगी मीटर में, तो सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि इसमें इलोंगेशन कितना हुआ है। सिमिलरली कोई पूछे कि इसमें इलोंगेशन कितना हुआ है तो आप इसको कट कर लो फटक से। कट करने का इसके नीचे मास देख लो, 8 + 5 13 इंटू जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी है 12। सो 13 इंटू 12 करोगे तो 26 130 156 न्यूटन आएगा। ओके, सो ये हो गया तुम्हारा टेंशन की वैल्यू 156 न्यूटन। अब अगर मुझे निकालना है, यही स्प्रिंग फोर्स कहलाएगा। स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, k इंटू एक्स होता है। सो 200 इंटू एक्स हो जाएगा। यहाँ पे इलोंगेशन x की वैल्यू निकालनी है अगर आपको, तो डायरेक्ट आप लिख दो यहाँ पे 156 अपॉन
200 इंटू 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करने पे सेंटीमीटर पे आ जाएगा, ये कैंसिल करो, ये आ जाएगा समथिंग 78 सेंटीमीटर। तो हम बोल सकते हैं ऊपर वाला जो स्प्रिंग है वो 78 सेंटीमीटर इलोंगेट करेगा, नीचे वाला जो स्प्रिंग है, माई राइटिंग करेक्ट, 5 इंटू 10 प्लस 2 12, 60 करेक्ट, 60 अपॉन 100, ओके राइट, के की वैल्यू, या दैट्स राइट करेक्ट, सो एवरीथिंग इज करेक्ट राइट। तो आप इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्प्रिंग के केस में आपको निकालना कैसे है स्ट्रिंग के जैसा ही, बट कैसा है, सिर्फ इलोंगेशन उसमें एक्स्ट्रा जो है वो बात आने वाली है। नाउ देखो अभी राइट नाउ अभी क्या बोला गया, एक्सटेंशन इन स्प्रिंग इज 20 सेंटीमीटर। अब मान लो कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपको बोला गया ये एक्सटेंडेड वर्जन में है, दिस मीन्स इसके नेचुरल पोजीशन से बढ़ा करके रखा गया है। तो अगर बढ़ा करके रखेंगे तो ये स्प्रिंग एक्सटेंडेड फॉर्मेट में रहेगा, तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगाएगा जिसको हम बोलेंगे स्प्रिंग फोर्स, बोलेंगे ना। ग्रेविटी देखो किधर काम करेगा, ग्रेविटी ब्लॉक पे नीचे की ओर काम कर रहा है 50। अच्छा ऊपर में क्या काम करेगा, टेंशन काम करेगा। और आपको पूछा गया है फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन निकालना होगा आपको, स्प्रिंग में तो ऑलरेडी निकल ही जाएगा, स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है। अब मुझे बताओ इलोंगेशन स्प्रिंग में कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर। तो इलोंगेशन अगर प्रोवाइड की गई है तो स्प्रिंग फोर्स निकाल लोगे ना। स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के इंटू एक्स, के की वैल्यू कितनी है 200 न्यूटन पर मीटर, एक्स की वैल्यू कितनी है चेक करो 20 सेंटीमीटर, 20 अपॉन 100 मीटर। सो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 40 न्यूटन। यानी कि बात तो समझ में आ गई कि स्प्रिंग में 40 न्यूटन जो है फोर्स अकर कर रहा है, 40 न्यूटन नीचे, 50 न्यूटन ग्रेविटी, ये दोनों मिलकर के जो है इन दोनों फोर्स को बैलेंस करने वाली कौन है, टेंशन ही तो है बैलेंस करने वाली। तो कहना चाहिए टेंशन मस्ट बी इक्वल टू एफ एस की वैल्यू 40 न्यूटन और ग्रेविटी की वैल्यू 50 न्यूटन, दोनों मिलकर के टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 न्यूटन। आप इस तरीके से आराम से क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो, जो मैं बात बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो केवल, है ना। और क्वेश्चंस ले लेता हूँ मैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। अब जैसे इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको एक ही चीज़ सिखाया है कि जब भी पुल्ली टाइप का क्वेश्चन हो, ये जैसे राइट ना पुल्ली है यहाँ पे बीच में और स्ट्रिंग जो है उसको बांधा गया है, तो हमेशा स्ट्रिंग के अलॉन्ग जो है कंपोनेंट ऑफ फोर्स ब्रेक कीजिए। तो देखिए यहाँ पे ये स्ट्रिंग के अलॉन्ग अगर कंपोनेंट ऑफ फोर्स ब्रेक करना चाहेंगे तो ये 30 न्यूटन हो जाएगा, ये 30 न्यूटन हो जाएगा। और ये कंपोनेंट ऑफ फोर्स ब्रेक करना चाहेंगे 4 kg का अलोंग द स्ट्रिंग, तो कोई फोर्स ही नहीं आएगा। तो कैन आई से दैट कि यहाँ पे टोटल जो एक्सेलरेशन आ जाएगा 30 + 30 60 न्यूटन, कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है, डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, 3 3 6 और 4 10, तो टोटल 10 हो गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये नीचे आने वाला है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से और ये आगे जाने वाला है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। आई होप सो आप सब लोगों को क्लियर होगा ये बात, इसमें कोई दिक्कत किसी को भी नहीं हो रही होंगी, करेक्ट। तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अगर ये नीचे आ रहा है और कोई मुझसे पूछे कि इसमें टेंशन कितनी, तो हम तो सीधा बोलेंगे फिर से वही अपना स्टाइल, टेंशन इज इक्वल टू एम इंटू जी इफेक्टिव, एम की वैल्यू 3, जी इफेक्टिव कितना 10 - 6, 10 - 6 कितना होता है 4, तो ये हो जाएगा 12 न्यूटन। कोई पूछेगा इस स्प्रिंग में, स्प्रिंग नंबर 1 में कितना इलोंगेशन, तो हम बोलेंगे अच्छा इलोंगेशन निकालना है, तो x बराबर टेंशन फोर्स मतलब 12 और k की वैल्यू दी हुई नहीं है। आप मान लो k की वैल्यू अगर दी रहती k तो हम सीधा लिखते 12/k, डायरेक्ट आंसर। कोई पूछे इसमें कितना टेंशन है, तो लो टेंशन यहाँ लिखना है, कट करो, हैंगिंग पार्ट कितना है 3 और 3 6, सो मास हो गया 6 और जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 - 6, 10 - 6 का मतलब 4, तो यही हो जाएगा 24 न्यूटन। कोई पूछेगा यहाँ टेंशन कितना है, तो जाहिर सी बात है यहाँ 24 न्यूटन, तो यहाँ भी 24 न्यूटन, क्योंकि सेम ही स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग अगर सेम होता है तो हर जगह पर टेंशन की वैल्यू सेम ही रहती है। सो आई थिंक सो ये जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, टेंशन, एक्सटेंशन इन स्प्रिंग या फिर टेंशन इन स्ट्रिंग, ये सारे टाइप के क्वेश्चन आपसे अभी बन सकते हैं। आपको सारे क्वेश्चन बनाना है, प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट अभी देखो, अभी ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या बोला गया है कि स्प्रिंग है, एक सिंगल स्प्रिंग है, 2 ब्लॉक को अटैच किया गया है, एक ब्लॉक जो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन से अगर मूव कर रहा है, तो बताइए मुझे कि स्प्रिंग एक्सटेंडेड फॉर्मेट में है कि कंप्रेस्ड। याद है अभी कुछ देर पहले बताया था कि स्प्रिंग एक्सटेंडेड कब होता है और कंप्रेस्ड कब होता है। एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg ब्लॉक, अब 5 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है अपने को, 2 kg के ब्लॉक का एक्सेलरेशन दे करके 5 kg के ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछा है। फाइंड एक्सटेंशन और कंप्रेशन इन स्प्रिंग, अगर एक्सटेंशन है तो एक्सटेंशन कितनी है, अगर कंप्रेशन है तो कंप्रेशन की वैल्यू कितनी है। देखिए सबसे पहले 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और ये 2 kg का ब्लॉक है, तुम खुद बताओ मुझे कि इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा अगर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो।
F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास की वैल्यू कितनी है 2, एक्सेलरेशन कितनी है 5, तो कैन आई से दैट कि ये 10 न्यूटन का फोर्स इस मोमेंट पे जो डायग्राम दिखाया गया है, जो पिक्चर शो किया गया है, उस समय 10 न्यूटन का फोर्स अगर 2 केजी के ब्लॉक पे लगेगा तभी तो वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। सो 2 केजी के ब्लॉक पे 10 न्यूटन लगा। अब तुम जल्दी से सोच के बताओ, ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग ने ब्लॉक पे लगाया 10 न्यूटन, ब्लॉक ने स्प्रिंग पे कितना लगाया होगा 10 न्यूटन, डायरेक्शन सेम होगा कि रिवर्स होगा? तो आप बोलोगे सर डायरेक्शन तो रिवर्स होगा, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर के हिसाब से अगर 10 न्यूटन ब्लॉक पे लगा राइट में, तो ब्लॉक ने 10 न्यूटन लगाया होगा लेफ्ट में, किस पे? स्प्रिंग पे। तो स्प्रिंग पे लेफ्ट में लगा 10 न्यूटन। अब तुम खुद बताओ, स्प्रिंग मासलेस अगर है तो अगर वो 10 न्यूटन लेफ्ट में लगा तो यहाँ पे 10 न्यूटन कहाँ पे लगेगा? दूसरे एंड पॉइंट पे। अगर मैं पूछूं स्प्रिंग पे फोर्स किधर लगेगा, तो आप बोलोगे सर 10 न्यूटन लेफ्ट में लगा यहाँ पे, तो यहाँ पे राइट में लगना 100% गारंटेड है, क्योंकि मासलेस स्प्रिंग है। अगर 10 न्यूटन अगर स्प्रिंग पे अगर राइट में लगा है, तो 5 केजी के ब्लॉक पे चेक करो, तो एक्शन रिएक्शन फोर्स के हिसाब से फिर से बोलेंगे 10 न्यूटन राइट में, तो 5 केजी के ब्लॉक पे 10 न्यूटन लेफ्ट में लगाऊंगा। पहले से कितना लग रहा था उस पर 30 न्यूटन। अब कौन सा फोर्स जीत जाएगा, कौन सा फोर्स ज़्यादा हो गया? 30 न्यूटन पुलिंग फोर्स हो गया, 10 न्यूटन अपोजिंग फोर्स हो गया। बताइए नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? तो हम यहाँ पे नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 30 - 10 20 न्यूटन। मास कितनी है इसकी? 5 केजी है। तो कैन आई से दैट एक्सेलरेशन जो है 5 केजी वाले ब्लॉक का नेट फोर्स डिवाइड बाय मास ऑफ दिस ब्लॉक 5 4 जा 20, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि इस ब्लॉक की जब हम बात करेंगे तो इस ब्लॉक की उस मोमेंट पे जो एक्सेलरेशन होनी चाहिए वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन होनी चाहिए। तो ये वाले ब्लॉक की 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई, वो ब्लॉक की कितनी थी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो तुम्हारा जो स्प्रिंग दिख रहा है वो कौन से फॉर्मेट में है? तो ये देखो तुम्हारा स्प्रिंग जो है वो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है उस पर, तो ये इलोंगेटेड फॉर्मेट में है, तो हम इसको बोलेंगे ये इलोंगेटेड है, कंप्रेस्ड नहीं है, इलोंगेटेड है। कितना इलोंगेशन हुआ है अगर वो पूछ दिया जाए तो क्या करोगे? कितना है स्प्रिंग का फोर्स वो चेक करो। स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? के इंटू एक्स ना। के की वैल्यू दी हुई है 70, स्प्रिंग फोर्स कितनी है ये देखो चेक करो, 10 न्यूटन ना। स्प्रिंग में फोर्स कितनी है? 10 न्यूटन है। सो 10/70 दिस इज इक्वल टू एक्स। ये तुम्हारा मीटर में आ जाएगा, सेंटीमीटर में चेंज करना है अगर तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100/7 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आई थिंक सो, मुझे लगता है इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे अभी आपको आराम से बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो मैंने बताया है आपको सही तरीके से एक बार फिर से अगर सुनना है अगर तो आप सुन लीजिए, लेकिन इसको याद रखिए, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट, बहुत ही आसान है। इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट में क्या करना रहता है आपको मैं बता दूं अच्छे से। इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट में नेट फोर्स की वैल्यू 0 करना है। 10 फोर्स है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, नेट फोर्स की वैल्यू 0 अगर होगी तभी इक्विलिब्रियम में होगा, अदरवाइज इक्विलिब्रियम में आने का चांस नहीं है। सो ऑलवेज रिमेंबर F1 + F2 + F3 एंड सो ऑन, सारे नेट फोर्स को अगर सारे फोर्सेस को अगर ऐड अप करोगे 0 आ जाएगा एक पर्टिकुलर बॉडी पे, तो हम बोलेंगे कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? उस बॉडी उस सिस्टम में जितने बॉडीज है सारे बॉडी पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो गई, तो वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। नाउ अगर 3 ही फोर्स है, ये स्पेशल केसेस है अपने पास, अगर 3 ही फोर्स दिखाया गया है, जो कि अधिकांश क्वेश्चन में आपको दिखाया जाएगा 3 ही फोर्स रहता है उस पर, और तीनों फोर्स लगाने के बावजूद भी वो पार्टिकल रेस्ट में है, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में है अगर, तो उस केस में नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी। मतलब ये कंडीशन फॉलो होगा। और अपने पास 3 फोर्सेज अगर होंगे तो एक बहुत अच्छा थ्योरम है जिसको बोलते हैं लैमिस थ्योरम, हम उसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से उसके सॉल्यूशन निकल के आते हैं। लैमिस थ्योरम के हिसाब से जैसे एक बॉडी है ये वाला, और इस बॉडी पे 3 फोर्स लग रहा है, F1 F2 एंड F3। अगर ये 3 फोर्स लग रहा है, तीनों फोर्स का नेट वेक्टर सम जो है वो 0 हो रहा है, तो उस केस में लैमिस थ्योरम बोलता है अगर F1 को सिलेक्ट करते हो अगर आप, तो साइन ऑफ इन दोनों एंगल को छोड़ दो, यानी कि उसके साथ जो एसोसिएटेड एंगल होगा इन दोनों एंगल को छोड़ करके जो तीसरा एंगल होगा F1/sin ऑफ बीटा दिस इज इक्वल टू F2। F2 को अगर करते हो सिलेक्ट, अगर अल्फा बीटा को छोड़ दीजिए, साइन ऑफ गामा यूज कीजिए, F3 डिवाइड बाई F3 के सामने वाला जो होगा या जो भी गामा और बीटा जो है उसको छोड़ करके अल्फा को आप अटैच कीजिए। ये तीनों का तीनों रेशियो जो होता है वो एक्जैक्टली इक्वल होता है। इसको साइन लॉ ऑफ ट्रायंगल भी बोलते हैं, बट आप छोटी सी बात आप ध्यान रखो, F1 के सामने वाला एंगल यूज़ करना है उसके डिनोमीटर के लिए, F1 के डिनोमीटर के लिए, F2 के डिनोमीटर के लिए F2 के सामने वाला जो एंगल है उसके साथ साइन यूज़ करना है, और F3 के सामने वाला एंगल के साथ साइन यूज़ करना है। इस तरह का रेशियो जो है हमेशा बराबर होता है। इसको कैसे करते हैं यूज़ वो ध्यान रखिए। मैं पहले बताया था आपको, F1 और F2 के बीच में
जो एंगल है वो निकालना है। मतलब तीन फोर्सेस के बीच में जो एंगल होगा वो निकालना है। F1 F2 के बीच में जो एंगल होगा वो निकालना है, F2 F3 के बीच में जो एंगल होगा वो निकालना है, और F3 F1 के बीच में जो एंगल होगा वो निकालना है, उसके साथ कंपेयर करना है। ये गलती करते हैं बच्चे, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। देखो जैसे मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स लेता हूँ, तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, 8 kg का ब्लॉक है राइट नाउ, अगर मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया, ये 37 एंगल है, तो ये 37 एंगल हो जाएगा। इसके बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं लेमिस थ्योरम का इस्तेमाल सिखा देता हूँ मैं आपको, ताकि आप भी जहाँ जहाँ तीन फोर्स मिले आपको, वहाँ तीनों फोर्स वहाँ पे आप लेमिस थ्योरम का आराम से अप्लाई कर सकें। ये 8 kg का ब्लॉक है, तो ग्रेविटी फोर्स लगेगी 80 न्यूटन, टेंशन T2 T1। अब अपने पास तीन फोर्सेस आ गया। क्यों ना एक काम करते हैं, फटाफट यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये T2 हो गया, ये तुम्हारा 80 न्यूटन हो गया, और ये तुम्हारा ये हो गया T1। यानी कि तीन फोर्सेस अपने सामने दिख रहे हैं क्लियरली। 37 डिग्री है, बट ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये देखो, इसको हम बोलेंगे अल्फा। आर गेटिंग दिस? 80 न्यूटन और T1 के बीच में जो एंगल रहेगा उसको बोलेंगे अल्फा। नाउ अब ये दोनों के बीच में देखो 90 डिग्री है, यानी कि 80 न्यूटन और T2 के बीच में जो एंगल है उसको बोल दिया हमने बीटा, और गामा का कौन सा हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा। देखो यहाँ चेक करो, ये 90 है, ये 37 है, तो ये कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। तो हमारे पास अल्फा बीटा गामा सब आ चुका है। अब करना क्या है, सिंपल, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एंगल निकालना ही थोड़ा सा लेंदी वर्क है, थोड़ा सा लेंदी वर्क बोल सकते हैं। जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए बड़ा आसान चीज़ है, लेकिन जो प्रैक्टिस नहीं करते हो, फर्स्ट टाइम निकालना चाहते हैं, तो उनको एंगल जो है निकालने में थोड़ा तकलीफ होती है, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नाउ T1 T2 और 80, ये तीन फोर्सेस है अपने पास, T1 T2 और 80 न्यूटन। देखिए इन तीनों का रेशियो जो है इक्वल होने वाला है, वो तो मुझे मालूम है, सिर्फ डिनोमीटर का कमाल है। फटाफट T1 के सामने वाला जो है एंगल होगा वो कितना है 90 डिग्री। ये दोनों को छोड़ देने का, 90 डिग्री यूज करने का। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी। T2 कहाँ गया, T2 ये वाला है, इसके सामने वाला एंगल कौन सा हो जाएगा 90 + 37। साइन 90 + 37 का मतलब होता है cos 37, और cos 37 की वैल्यू होती है 4/5। सिमिलरली 80 का अगर यूज करते हैं अगर हम, तो 80 के सामने वाला एंगल 90 + 53। 90 + 53 मतलब साइन 53 हो जाएगा, सॉरी cos 53 होगा, cos 53 की वैल्यू हो जाएगी 3/5। अब तुम इमेजिनेशन करो, क्या हम T1 की वैल्यू नहीं निकाल सकते कैसे, T2 की वैल्यू नहीं निकाल सकते कैसे, डायरेक्ट निकल के आएगा, है ना। सो T1 को इससे इक्वेट कर दो, T1 की वैल्यू निकल के आएंगी, इसको इससे इक्वेट कर दो, T2 की वैल्यू निकल के आएंगी, और इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से T1 T2 की वैल्यू निकाल सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करो। T1 cos 37, T1 sin 37, T1 sin 37 को 80 से इक्वेट कर दो, T1 cos 37 को T2 से इक्वेट कर दो, उससे भी आंसर आ जाएगा। बट मैं पहले बता रहा हूँ आपको कि लेमिस थ्योरम का एप्लीकेशन इसलिए सिखा रहा हूँ कि एग्जाम में अगर ये तीन फोर्सेस वाला एग्जाम्पल कभी भी आएगा, लेमिस थ्योरम लगाओ, तुरंत आंसर निकल के आता है, टाइम बचेगा इसमें। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं लेमिस थ्योरम को समझाने के लिए। 30 डिग्री एंगल है तो ये ले लो 30, और ये 60 एंगल है तो ये ले लो 60, और ये तुम ले लो 90, ये भी ले लो 90। आई थिंक सो आपको समझ में आ भी गया होगा। 60 + 30 है तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 90। लो हमारे पास फिर से तीन फोर्सेस आ गया, इस बार तीसरा फोर्स की जगह 4 kg का ब्लॉक लगा दिया गया है, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ क्या हम बोल सकते हैं ये 40 न्यूटन है, तो फिर से मैं डायग्राम बना लूँ अगर, तो यहाँ तुरंत बोल सकता हूँ मैं, ये 40 न्यूटन नीचे हो जाएगा, और ये हो जाएगा T1, और ये हो जाएगा T2, और पूरा एंगल मेरे को पता है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 + 60। ओके, और ये वाली जो एंगल हो जाएंगी 90 + 30 हो जाएंगी। ठीक है, और ये इन दोनों के बीच में जो एंगल हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। करेक्ट। सो 90 90 180 और 63 90, यानी कि 270 और प्लस 90 360, टोटल 360 एंगल बनेगा। अब हमें एक इक्वेशन लिखना है, तो लिख लो तीनों फोर्स कौन कौन सा है, T1 T2 और 40। केवल डिनोमीटर में लिखने का है, इक्वल करने का है, और डायरेक्ट आंसर लिखने का। जो आंसर पूछा जाएगा उसका आंसर तुरंत दे दो फटाफट। T1 के सामने वाला एंगल 90 + 60, साइन 90 + 60 cos 60 होता है, राइट, मतलब 1/2। T2 कहाँ है, ये 90 + 30, साइन 90 + 30 cos 30 का वैल्यू √3/2, और ये तुम्हारा साइन 90 आने वाला है, तो ये 1। अब इसको इक्वेट कर दोगे इससे तो तुम्हारा T1 निकल जाएगा, इसको इक्वेट कर दोगे इससे T2 निकल जाएगा, कहानी खत्म। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको कर सकते हो। ओके, आप इसको करके देखना। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ F। आपको फोर्स की वैल्यू निकालनी है। एक धक्का दिया जा रहा है, फोर्स की वैल्यू हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शो किया गया है। सो दैट ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट, ब्लॉक को रेस्ट में रखना है। अब बताओ ब्लॉक को रेस्ट में रखना है, फिर से इक्विलिब्रियम का सवाल हो गया।
तो अगर ब्लॉक को रेस्ट में रखना है, कहना है कि ये जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स एफ ऐसा है और ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, यानी कि इसके दो कंपोनेंट होंगे, एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा। तो आपको फील आ गई होगी कि एम मास का जो ब्लॉक है उस पर तो एक ग्रेविटी तो एम जी साइन थीटा हमेशा लगाती है नीचे की ओर। इसको रोकना चाहते हैं, अगर हम गिरने से बचाना चाहते हैं, तो क्या हमें एफ कॉस थीटा लगाना चाहिए? यस। और एफ कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? तो आप बोलोगे एफ कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? एम जी साइन थीटा। आई होप सो आप सब लोगों को तरीका प्रोसेस मालूम चल रहा होगा कि किस तरह से प्रोसेस हम लोग करते हैं। एंड देन फाइनली आई कैन से कि अच्छा एफ की वैल्यू जो आएंगी वो आ जाएंगी एम जी साइन थीटा, ये कॉस नीचे आएगा तो हो जाएगा टैन थीटा, तो एफ की वैल्यू आ जाएंगी एम जी टैन थीटा। एफ की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? एम जी टैन थीटा। सो ये आपको ध्यान रखना है कि एफ की वैल्यू अगर हम एम जी टैन थीटा का अगर इस्तेमाल करते हैं तो ब्लॉक जो है वो रेस्ट में रहेगा। नाउ अभी क्या बोला गया आपको? फाइंड नॉर्मल रिएक्शन इन दैट केस। अब नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकालना है इस केस में। नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए मैंने क्या समझाया था आपको, याद है कि एक्सटर्नल फोर्स जब लगेगा कभी कभी तो एफ साइन थीटा, जैसे यहाँ पे आ गया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक और फोर्स आने वाली है ना, कौन सी? एम जी कॉस थीटा, आप सबको मालूम है। और ऊपर जो आती है वो नॉर्मल रिएक्शन होती है। अब तुम देखो नॉर्मल रिएक्शन एम जी कॉस थीटा के बराबर नहीं है। किसके बराबर है? चेक करो, एम जी कॉस थीटा नीचे, एफ साइन थीटा नीचे, तो इसका मतलब हो गया नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। ओके, सो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा। इन दोनों को अगर हम एडअप करेंगे, एफ साइन थीटा इन दोनों को एडअप करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकल जाएंगी। अब देखो एफ की वैल्यू कितनी है, तो एफ की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो फटाफट इसको पुट कर देते हैं। एम जी कॉस थीटा प्लस एफ के जगह यूज करेंगे एम जी टैन थीटा, टैन थीटा की जगह यूज कर लो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। मुझे लगता है ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और एम जी बाहर आ जाएगा, तो एम जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एम जी अपॉन कॉस थीटा बोल दो आप, या फिर जो भी ऑप्शन मिलेगा उसके हिसाब से मैच कर लेना, एम जी साइन थीटा जो भी है, सेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? सेक थीटा। सो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। सो इस तरीके से एफ की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो चाहो आप निकाल सकते हो, बस सिंपल प्रोसेस को फॉलो करना है आपको। नेक्स्ट ये इस तरह का क्वेश्चन कहीं कहीं पे आपको दिखा होगा, इस तरह का भी क्वेश्चन, यहाँ से आता कि लेंथ दी हुई है एल और यहाँ से आता कि लेंथ दी हुई है आर, टोटल लेंथ कितनी हो गई? एल प्लस आर, ये हो गई आर, तो क्या हम ये हाइट निकाल सकते हैं? तो ये एच निकालना अगर है तो कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ एल प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये एच निकल के आ गया। अब तुम देखो कैलकुलेट नॉर्मल रिएक्शन एंड टेंशन। अब तुम मुझे बताओ, क्या मैं फिर से अगर देखूँ अगर, तो मुझे फिर से लगेगा कि लैमिस थ्योरम का ही एप्लीकेशन है। कैसे? तो ये जिस पॉइंट पर टच कर रहा है उस पॉइंट पे जो है नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ऐसा ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। ग्रेविटी किधर काम करेगी? नीचे की ओर, और ये जो रोप है वो इस तरह से टेंशन क्रिएट करेंगी। तो हमारे पास फिर से तीन फोर्स आ गया, मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये नॉर्मल, ये ग्रेविटी एम जी, और ये रहा आपका टेंशन। अगर ये एंगल अगर मैं थीटा बोल दूँ अगर, तो वर्टिकल के साथ ये वाली एंगल कितनी आ जाएंगी? थीटा आ जाएंगी। सो आई थिंक सो फिर से अगर मैं अगर चाहूँ तो फिर से मैं वो लैमिस थ्योरम का को अप्लाई कर सकता हूँ। आपको निकालना क्या है? नॉर्मल रिएक्शन एंड टेंशन ना, लैमिस थ्योरम का अप्लाई करो, फटाक से निकाल लो। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? ओके, सो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। सो चलो फटाफट लिख लेते हैं, एक लाइन में लिखेंगे, यहाँ पे टी, यहाँ पे एन और यहाँ पे एम जी, डिनोमिनेटर इक्वल साइन दे दो आप फटाफट। टी के सामने वाला क्या है? 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1, तो यहाँ पे हो गया टी बाई 1। सिमिलरली आप देखो नॉर्मल रिएक्शन के सामने वाला, देखो नॉर्मल रिएक्शन के सामने कौन सा एंगल आया? 90 प्लस 90 माइनस थीटा, 90 प्लस 90 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा। कैन आई से दैट सिंपली एन के सामने साइन थीटा आने वाला है। एम जी के सामने वाला तुम देखो 90 प्लस थीटा क्या आने वाला है? 90 प्लस थीटा साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा आने वाला है। अब एम जी पता है, थीटा पता है, एम जी पता है, थीटा पता है, क्या हम टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो इन दोनों को इक्वेट कर लो, इक्वेट करोगे तो टेंशन की वैल्यू तुरंत निकल के आ जाएंगे सामने तुम्हारे। देखो टेंशन दिस इज इक्वल टू एम जी अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा, यहाँ देखो ये ट्राइंगल तो मेरे पास है ही ऑलरेडी, तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालना अपने लिए कोई खास बात नहीं है। कॉस थीटा हो जाएगा बेस मतलब एच अपॉन हाइपोटेनियस मतलब एल प्लस आर।
सारी वैल्यू परफेक्ट तरीके से रखो, ऑटोमेटिकली यू कैन गेट द आंसर। टेंशन निकल गया। अब n की वैल्यू निकालना है अपने को, n की वैल्यू कैन आई से दैट, ये ऊपर जाएगा तो mg sin थीटा अपॉन cos थीटा, mg देखो यहाँ पे ये sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना हो जाएगा tan थीटा, mg tan थीटा, m इंटू जी tan थीटा की वैल्यू रखना है। तो ये ट्रायंगल चेक करो, tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा r अपॉन एच। सो सिंपली यू कैन से r अपॉन एच। मैंने h की वैल्यू जो है ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यानी कि न्यूमेरिकल अगर वैल्यू अगर दिया हुआ है तो न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो। दिस इज द वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन अभी तक लिए हैं सब लेमिस थ्योरम से करके दिखाया है आपको, क्योंकि मुझे ये बताना है आपको कि लेमिस थ्योरम बड़ा आसान तरीका होता है। 3 फोर्सेस अगर हो और इक्विलिब्रियम में हो तो हमेशा लेमिस थ्योरम का अप्लाई कर सकते हो आप, आराम से निकल जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं होता है। नेक्स्ट स्यूडो फोर्स टेक्निक्स, वो तो आप अच्छी तरह जानते हो कि अगर मान लीजिए दो तरह के फ्रेम होते हैं, एक को बोलते हैं इनर्शियल, एक को बोलते हैं नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम कौन, जो ऑब्जर्वर की रफ्तार जीरो हो या फिर जो ऑब्जर्वर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, वो सारे ऑब्जर्वर को हम लोग बोलते हैं इनर्शियल। मतलब अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो इनर्शियल वो फ्रेम है जिनके पास एक्सेलरेशन नहीं होती है, यानी कि जो ऑब्जर्वर विदाउट एनी एक्सेलरेशन अगर किसी चीज़ को देखता है तो उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। लेकिन कोई ऑब्जर्वर अगर मान लीजिए उसके पास खुद ही एक्सेलरेशन अगर है तब वो कोई चीज़ को देखेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो है स्यूडो फोर्स टेक्निक्स इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये बाहर का ऑब्जर्वर देखिए, ये जो है ब्लॉक, ये ब्लॉक एम मास का ब्लॉक है और ये पूरा का पूरा लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, अगर तो ये बाहर का ऑब्जर्वर अगर इसको देखेगा तो हम बोलेंगे कि ये इनर्शियल ऑब्जर्वर चेक कर रहा है उसको, तो उस केस में ये पूरा का पूरा ब्लॉक ऊपर जाते हुए दिखेगा। बट अगर नॉन इनर्शियल यानी कि उसके अंदर केबिन के अंदर जो है, जो लिफ्ट का केबिन है उसके अंदर अगर कोई अगर खड़ा होकर के देख रहा है तो लिफ्ट उसके लिए, इसके लिए लिफ्ट रुका हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक रुका हुआ है। आर गेटिंग माय पॉइंट? सो इसके रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक रुका हुआ है। दिस मीन्स ये जो है, ये जो अंदर बैठ के देख रहा है, वो अंदर बैठ के देखने वाला ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल है। वाई? क्योंकि जिस लिफ्ट में बैठा है वो लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना प्रोवाइड किया गया है, ए प्रोवाइड किया गया है, दैट्स वाई इसका भी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए। तो इसके पास ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है एंड दैट्स वाई ये नॉन इनर्शियल है। इसके पास ए की वैल्यू जीरो है, दैट्स वाई ये इनर्शियल है। इनर्शियल फ्रेम में जब भी बात करेंगे कोई सूडो फोर्स नहीं लगेगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब भी बात करेंगे सूडो टेक्निक का यूज़ किया जाता है। क्या होता है सूडो टेक्निक? तो बहुत ही सिंपल है। सूडो फोर्स को लगाते समय जिस बॉडी पे सूडो फोर्स लगाना है उस बॉडी का मास लिख लीजिए, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस बॉडी पे आपको सूडो फोर्स लगाना है उसका मास लिख लीजिए, और एक्सेलरेशन यूज़ करना है आपको ऑब्जर्वर का, क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम का कहानी है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्वर कौन है, उसका एक्सेलरेशन कितना है, उसके रिवर्स डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा आपको ए का यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। अगर ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन राइट में है तो माइनस वर्जन उसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा, यानी कि सूडो फोर्स हमेशा ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला है। मैं बताता हूँ आपको, देखो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, यानी कि इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर की ओर है, यानी कि ये सूडो फोर्स अगर इस पर लगाएगा तो मास किसका लेंगे, ऑब्जेक्ट का ले लिया मैंने, और एक्सेलरेशन किसका लेना है, ऑब्जर्वर का। कौन सा डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है या फिर जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके रिवर्स में। तो उसके रिवर्स में अगर यूज़ करेंगे तो लिखेंगे m इंटू ए नीचे की ओर, क्योंकि खुद का एक्सेलरेशन उसका किधर है, ऊपर की ओर। सो ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं करने का अपने को, सिंपल बात याद रखो कि अगर कोई ऑब्जर्वर ए एक्सेलरेशन से राइट में अगर दौड़ रहा है अगर, तो वो जो भी जिन चीज़ों को एनालाइज करेगा उन सब पे सूडो फोर्स जो लगेगा वो लेफ्ट में लगेगा। देखो मैं तुमको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल इसमें पूछा गया फाइंड टेंशन। अब मैं टेंशन ना ग्राउंड से नहीं देखूंगा, मैं टेंशन देखना चाहता हूँ इस पे बैठ के। अगर ये ऑब्जर्वर अगर इसको ऑब्जर्व करना चाहता है, तुम सोचो और बताओ इसका खुद का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम बन जाएगा, और जब ये नॉन इनर्शियल बन जाएगा तो जिस चीज़ को देखेगा ये सब पे सूडो फोर्स एक्ट करेगा। तो इसने देखा इस ब्लॉक को, तो इस ब्लॉक को देखते ही तुरंत उसने सूडो फोर्स लगाया। किधर लगाएगा, उसका एक्सेलरेशन तो राइट में है, तो सूडो फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट में लगेगा। तो देखो यहाँ पे मास बॉडी का और एक्सेलरेशन खुद का जो मैग्नीट्यूड है वो लगा देगा, 5 इंटू 6 30 न्यूटन। टेंशन जो है राइट में लगेगा। तो क्या ये ऑब्जर्वर राइट नाउ अगर ये चेक करेगा तो क्या ये ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वो ब्लॉक रेस्ट में है, यस 5 kg रेस्ट में, तो क्या वो बोल सकता है कि 30 न्यूटन जो लगा सूडो, दिस मस्ट बी इक्वल टू टेंशन। तो टेंशन की वैल्यू डायरेक्ट निकल के आ जाएंगी, टेंशन 30 न्यूटन।
आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। सिमिलरली अगर हम इस चीज को चेक करें यहाँ पर राइट नाउ, देखो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ कार सो दैट ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू कार। कार के रिस्पेक्ट में जो है ब्लॉक रेस्ट में होना चाहिए। अब तुम मुझे बताओ कि अगर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर ये रेस्ट में अगर, तो उस मोमेंट पे मान लेते हैं ऑब्जर्वर मैंने चिपका दिया इसके साथ, किसके साथ, कार के साथ। तो कार के रिस्पेक्ट में जो है ये सब रेस्ट में है, तो कार लेकिन खुद ही कुछ एक्सेलरेशन से मूव करने वाला है। मान लेते हैं उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, ए है। अगर उसकी एक्सेलरेशन अगर ए है तो इसके रिवर्स में सूडो लगेगा। देखो यहाँ पे 4 इंटू ए लगेगा ना, यहाँ पे भी लगेगा सूडो 6 इंटू ए। यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगने वाला है एन, यहाँ पे एक टेंशन लगने वाला है टी, अलोंग द स्ट्रिंग फोर्स लगने वाला है 60। अब कुल मिलाकर के बात ऐसी है कि उसने बोला ही है कि वो क्या होना चाहिए, ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में होना चाहिए। ब्लॉक के रिस्पेक्ट में अगर रेस्ट में अगर है, ब्लॉक के रिस्पेक्ट में मतलब ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर ये रेस्ट में है, तो तुम खुद बताओ कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में मैंने सूडो तो लगा ही दिया ऑलरेडी। तो अब रेस्ट में होने के लिए 60 न्यूटन का फोर्स अगर अलोंग द स्ट्रिंग नीचे की ओर पुल किया जा रहा है, तो अलोंग द स्ट्रिंग ये जो 4A है वो क्या इसके बराबर हो जाएगा 60 न्यूटन के, तभी जाकर के वो रेस्ट में रहेगा। तो कैन आई से दैट कि एट इक्विलिब्रियम जितना लेफ्ट में फोर्स लग रहा है अलोंग द स्ट्रिंग अपोज कर रहा है वो, उतना ही पुलिंग फोर्स है 60 न्यूटन। कैन आई से दैट सिंपली यहाँ से ए की वैल्यू निकल के आ जाएंगी 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि अगर आपका कार अगर मान लीजिए 15 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से अगर दौड़ रहा है अगर, तो उस केस में इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों ही क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। तो उसके लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होनी चाहिए। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट ऑल्सो फाइंड टेंशन। टेंशन की वैल्यू निकालनी है। टेंशन की वैल्यू निकालना बड़ा आसान काम है। तुम खुद बताओ कि ये तुम्हारा जो 60 न्यूटन है, जो नीचे की ओर फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन, क्या उतना ही फोर्स यहाँ पे भी लगेगा, क्या उतना ही फोर्स यहाँ पे भी लगेगा? यानी कि टेंशन की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 60 न्यूटन हो जाएंगी। नेक्स्ट पूछा गया नॉर्मल रिएक्शन ऑन 6 kg मास, 6 kg के मास पे नॉर्मल रिएक्शन। तुम बताओ रेस्ट में अगर है तो जितना लेफ्ट में फोर्स लगा उतना ही राइट में लगेगा। तो मतलब नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कैन आई राइट लाइक दिस, दिस मस्ट बी इक्वल टू 6 टाइम्स ए। और ए की वैल्यू कितना निकाला है आपने, 15, तो 6 इंटू 15 ये कितना जाएगा, 90 न्यूटन। तो इस तरीके से नॉर्मल रिएक्शन में निकाल सकते हैं। मतलब जितनी भी चीज़ें आप चाहते हो सब चीज़ें निकाल सकते हो। इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, वो शॉर्टकट तरीका भी समझा देता हूँ मैं आपको कि जब कभी किसी ब्लॉक पे या किसी वेज पे कोई एक ब्लॉक यानी कि दूसरा ब्लॉक जो है अगर रेस्ट में रहेगा, यानी कि एक वेज है, एक कार है, मूविंग कार है, या मूविंग कार के अंदर जो है एक पेंडुलम है, ये सारे जितने भी केसेस आएंगे ना, इसलिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। मैं आपको वो ट्रिक जो है हर जगह इस्तेमाल कर सकते हो। ट्रिक ऐसा है समथिंग, मैं आपको एक काम करता हूँ शॉर्टकट ट्रिक के लिए समझे, शॉर्टकट फॉर गिवन सिचुएशन। इस तरह के सिचुएशन में जो है शॉर्टकट कैसे दे सकते हैं। तो अगर इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में अगर ये सारे ब्लॉक्स अगर रेस्ट में है, तो याद रखिए इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा दिस इज ऑलवेज इक्वल टू g इंटू टेन थीटा। रिमेंबर दिस फैक्ट, ऑलवेज इक्वल टू एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा होती है g इंटू टेन थीटा। तो g इंटू टेन थीटा आप इसको याद रखो। कभी कभी टेन थीटा की वैल्यू आपको निकालनी होगी, तो टेन थीटा की वैल्यू अभी डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन टेन थीटा की वैल्यू अगर निकालनी है तो जो वर्टिकल मास है डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल मास, वर्टिकल मास कितनी है m1, हॉरिजॉन्टल मास कितनी है m2। इस ट्रिक को इस्तेमाल करो, ऑटोमेटिकली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। आप ये एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन है जिस पे कार के रिस्पेक्ट में ये दोनों ब्लॉक रेस्ट में महसूस होगा। आर गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, अगर इस पे फोर्स की वैल्यू अगर निकालनी है तो फोर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम, क्योंकि ये टोटल सिस्टम पे फोर्स लगाने वाले हैं, टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो निकाल चुके हैं, तो टोटल मास कितना है m प्लस m1 प्लस m2, m प्लस m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन करो आप, आपको फोर्स की वैल्यू निकल के आ जाएंगी। यानी कि इतना फोर्स लगाएंगे तो ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में दोनों ही ब्लॉक क्या रहेंगे, रेस्ट में रहेंगे। इसका अप्लाई करना सिखाता हूँ मैं आपको, कैसे इसको अप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ वेज सो दैट ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट। लो, ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है, तो आप क्या सीखे इससे, ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ये वेज के रिस्पेक्ट में अगर ये ब्लॉक रेस्ट में अगर, तो इस पे जो फोर्स लगेगा उसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सेलरेशन आएगा उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कैन आई से दैट g इंटू टेन थीटा। यहाँ पे थीटा जो है वो वेज का एंगल है, वेज जितना एंगल बनाएगा वेज एंगल है थीटा। सो a की वैल्यू होगी g टेन थीटा। क्या हम f की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो f की वैल्यू अगर ये कैपिटल M है ये स्मॉल m है, तो हम लिख सकते हैं m प्लस m इंटू जी टेन थीटा।
इतना फोर्स अप्लाई करेंगे इस सिस्टम पे तो ये सिस्टम ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। जब ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है तो ऑटोमेटिकली ये ब्लॉक रेस्ट में महसूस होगा। आप इसको निकाल के भी देख सकते हो, निकाल के भी देखोगे तो सेम ही आएगा, बट ये ट्रिक इस्तेमाल करो क्योंकि टाइम कम रहता है आपके पास। अब देखो जैसे यहाँ पे जो है इस केस में जो है यहाँ पे M1 जो ब्लॉक है, ये M1 ब्लॉक एक ड्राइविंग फोर्स दे रहा था, या फिर यहाँ पे सी हियर ये जो F फोर्स हमने लगाया है ये F फोर्स ड्राइविंग फोर्स है। ओके, उसी तरीके से आप यहाँ चेक कीजिए, F फोर्स जो मैंने लगाया वो ड्राइविंग फोर्स है, बट ये ड्राइविंग फोर्स के जगह पे कुछ और भी ड्राइविंग फोर्स का तरीका यूज़ किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए जो ड्राइविंग फोर्स सप्लाई करने वाला है वो कौन करने वाला है, M0। तो ये एक सिस्टम है जो कि M0 जब नीचे की ओर जाएगा तो M0 नीचे की ओर जाने की वजह से यहाँ पे एक फोर्स क्रिएट करेगा और वो फोर्स की वजह से ये पूरा सिस्टम आगे की ओर मूव करेगा। अब सवाल पूछा गया है कि इस वेज के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक रेस्ट में है, तो सबसे पहले तुम देखो एंगल कितनी है, थीटा। तो इस वेज के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक रेस्ट में अगर है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जी tan थीटा, इतनी आनी चाहिए। इतनी एक्सेलरेशन अगर होगी यानी कि ए की वैल्यू जी tan थीटा के बराबर अगर होगी तो ये वेज के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक रेस्ट में रहेगा, ये तो गारंटी है। नाउ ए की वैल्यू अगर जी tan थीटा होंगी और ये ब्लॉक जो है वो नीचे जा रहा है, अब तुम सोचो और जल्दी से बताओ कि क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स इसके बराबर होगा, इसके फोर्स के बराबर होगा। कैन आई से दैट M0 G यानी कि M0 G जो फोर्स ये डेवलप कर रहा है उसकी वजह से ये पूरा सिस्टम चल रहा है, पूरा सिस्टम चल रहा है, यस और नो। तो पूरा सिस्टम का मास कितना है, M प्लस M0, ये पूरे सिस्टम का मास हो गया। पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है, A। सो यहाँ पे हम लिखेंगे A। एंड देन फाइनली आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था कि M0 की वैल्यू निकालिए कि M0 की वैल्यू कितनी रखनी है अपने को ताकि ये सिस्टम इस तरीके से चले। तो M0 की वैल्यू निकालनी है तो M0 वाले को एक तरफ, अच्छा A की वैल्यू कितनी है तो वो तो डायरेक्ट निकाल चुके हैं अपन, M0 G दिस इज इक्वल टू M प्लस M0 इंटू G tan थीटा। M0 G tan थीटा यहाँ पे आएगा, M0 G यहाँ पे, तो एक काम करो G से G पहले कैंसिल कर दो, M0 tan थीटा तो ये जाएगा 1 माइनस tan थीटा दिस इज इक्वल टू M प्लस M tan थीटा। एंड देन फाइनली आप M0 की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। सो M0 की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो M0 की वैल्यू कितना लिखोगे बेटा, M प्लस M इंटू tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan थीटा, व्हाट आर द आंसर। तो इस तरीके से आप M0 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब मैंने आपको बताया कि एक मतलब रफ आइडिया दिया मैंने आपको कि किस तरीके से एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक अगर रेस्ट में है तो A इज इक्वल टू जी tan थीटा काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं और भी केसेस ले लूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पेंडुलम का केस ले लूँ कि अगर मान लीजिए एक गाड़ी चल रही है, पेंडुलम अभी राइट नाउ इस तरह के कंडीशन में है, एक्सेलरेशन इसकी मान लेते हैं A है, तो A एक्सेलरेशन आने से क्या होता है, सूडो फोर्स पीछे की ओर लगेगा तो ये जो पेंडुलम है वो पेंडुलम का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा और इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। मान लीजिए कुछ देर के बाद ये इक्विलिब्रियम में आ गया तो ये कितना एंगल बनाएगा, तो अगेन इसका एक्सेलरेशन कितना है A, तो आई कैन से दैट डायरेक्टली A इज इक्वल टू, राइट नाउ रेस्ट में है ना, इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है तो A मस्ट बी इक्वल टू जी tan थीटा। सिर्फ आपको समझना है कि थीटा कहाँ कहाँ पे किस तरीके से यूज़ करना है। मैंने आपको 2-3 एप्लीकेशन दिखा दिया, यही 2-3 एप्लीकेशन में हेर फेर करके पूछा जाता है आपको। तो A का वैल्यू कितना होना चाहिए, जी tan थीटा, तब जाकर कि ये रेस्ट में रहेगा इसके रिस्पेक्ट में, है ना। तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो कभी भी, tan थीटा इज इक्वल टू A अपॉन जी एंड समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरह से ढेर सारे क्वेश्चन रहेंगे आपको, आप उसको ट्राई करो सॉल्व करने का, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में इस तरह के ही क्वेश्चन रहते हैं। एक है थ्रस्ट फोर्स का, तो मैं थ्रस्ट फोर्स का जो है फ्रिक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूंगा, ठीक है। थ्रस्ट फोर्स बच गया है और बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गया इसमें, तो आप इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो एंड नथिंग एल्स, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपको क्वेश्चन बनेंगे। फ्रिक्शन से पहले मैं थ्रस्ट फोर्स पढ़ा दूंगा।